यहाँ से कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, है ना, हमें सरकारी पहल पढ़नी है। कृषि से संबंधित जो सरकारी पहल हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, उनको देखना है, क्योंकि अभी हम कृषि का योगदान वाला टॉपिक देख रहे हैं और ये सब हमारे सिलेबस का है। हम सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। पेपर 3 की जो इकाई 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, उसको देख रहे हैं, कृषि का योगदान। और उसमें विभिन्न विभिन्न टॉपिक जो हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक है सरकारी पहल। उसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गई, किसान संकट क्या है, मौसम, ये जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो हम सीधे पहुंचते हैं। थोड़ा सा कंटेंट हमारा छूट भी गया है कि कृषि में चुनौतियां, मौसम पर निर्भरता जो है उसको बीच में कर लेंगे बाद में, है ना, अभी उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, वो हमारा काम है, हम आपको सारा का सारा कंटेंट कराएंगे। सरकारी पहल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं सबसे पहले। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है मुख्य परीक्षा में विशेष मेजर टॉपिक के रूप में पूछी जा सकती है ना। तो ये तो आपको विशेष रूप से याद ही रखना है, साथ ही अन्य योजनाएं जो हैं वो भी याद रखनी है। तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यहाँ पर दोनों से ही क्वेश्चन बन सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है 2019 में आरंभ हुई थी और नोडल मंत्रालय जो है इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। तो नोडल मंत्रालय भी आपको याद होना चाहिए। आरंभ हुई 2019 में, नोडल मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। लक्ष्य था इसका कि छोटे और जो सीमांत किसान है ना, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाए। छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाए। और क्रियान्वयन जो है पूरे भारत में किया गया, इसका मतलब सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। क्या था उद्देश्य? तो देश के सभी जोतधारक किसानों को, परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक आय प्रदान करना। कितनी? 6,000 रुपये वार्षिक आय जो है वो प्रदान करना। उचित फसल, स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए किसानों की जो वित्तीय जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। सरकार ने जो इसके पीछे उद्देश्य रखा है वो बहुत प्यारा है कि जो किसानों की वित्तीय जरूरतें होती हैं उनको राहत मिलेगी इससे, और वो अन्य साधन सुविधाओं को जो है वो जुटा पाएंगे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लेकिन वास्तव में जो है ये जो बेनिफिट है, सीमांत किसान के साथ साथ छोटे किसान और इसके साथ साथ जो बड़े किसान हैं उनको भी बराबर लेवल पर दिया जा रहा है। ये असमानता जो है ये नहीं होनी चाहिए। जो बड़े किसान हैं, बहुत बड़े किसान हैं जो, मान लो, तो उनको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी ये दिया जा रहा है। वित्त पोषण और कार्यान्वयन, ये दो से भी है कि जैसे परिवार में मान लो 10 लोग हैं और खेती पर अगर 10 ही व्यक्तियों का नाम है, तो उन 10 के खाते में जो है 6,000 रुपये वार्षिक जो है आय होती है। इस प्रकार से 10 के में आय हो रही है तो 60,000 रुपये सरकार को एक ही परिवार में देना पड़ रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए। एक परिवार के लिए योजना होनी चाहिए, है ना। उतने जितने व्यक्ति उस पर है ना, खेती पर नाम है जिनके, उन सब के लिए नहीं होनी चाहिए। वित्त पोषण और कार्यान्वयन क्या है? तो यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कैसी है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 100% इसका जो वित्त पोषण है कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों किसानों को विभिन्न किस्तों के माध्यम से 2.81 लाख करोड़ रुपए से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। यह जो लाइन है आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू हुई। नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। लक्ष्य है इसका कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। कौन वित्त पोषण कर रहा है? केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण कर रही है। लाभार्थियों की पहचान कैसे होती है? लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का महत्व को समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह जो योजना है छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करती है, तो ये तो महत्वपूर्ण बात है कि उनको जरूरत है इस चीज की। बड़े पैमाने पर निर्वाह खेती में शामिल हैं, कृषि आदानों या प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए जो संघर्ष करते हैं उनके लिए वित्तीय सहायता के रूप में यह योजना जो है काम कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी या जो प्रौद्योगिकी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी हो जाता है। यह जो योजना है गरीबी में कमी के रूप में, गरीबी में भी कमी लाएगी। कैसे? जैसे मान लो डीबीटी के माध्यम से जब नगद पैसा किसी के खाते में भेजा जाता है, तो मान लो किसी की वार्षिक आय है उसमें 6,000 रुपये और जोड़े जा रहे हैं, तो वार्षिक आय में 6,000 रुपये का तो योगदान हुआ ना, 6,000 रुपये आय बढ़ी। तो जब वार्षिक आय इंक्रीज होगी
वार्षिक आय ऊपर की ओर जा रही है, 6,000 रुपये बढ़ी है, तो इससे जो मांग की क्षमता है व्यक्ति की वो भी बढ़ेगी ना, तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी, है ना, जो डिमांड पावर है ना वो बढ़ेगी, मांग की क्षमता जो है वो बढ़ेगी, और जो भुखमरी है, गरीबी है, इसमें कम करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये योजना। बेहतर उपयोग, अगर किसान जो है इन पैसों का बेहतर उपयोग करता है, उत्पादक निवेश के रूप में बढ़ाता है इसको, तो क्या होता है, इससे जो बाजार तक पहुंच है किसानों की वो बढ़ेगी, आसपास की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तेजित होगी, आय सहायता का उपयोग पुनर्भुगतान करने में, साथ ही जैसे ये सीधे पैसे आते हैं खाते में, जिनके पहले खाते नहीं थे, खाते नहीं खुले हुए थे बैंक में, उन्होंने खाता खुलवाया, इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए में भी इसका महत्व है। ग्रामीण विकास, व्यापक ग्रामीण विकास एजेंडे के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक का काम कर रही है ये योजना, जिससे कृषि पर ध्यान केंद्रित करने वाली गरीब समर्थक विकास रणनीति भी शामिल है। जब कोई ऐसी योजना जो कंटिन्यू सरकार को चलानी होती है, चलाई जाती है और उसके माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है, तो सरकार का उस क्षेत्र पर ध्यान रहता है कि इसका जो प्रॉफिट है क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है इस योजना का। इससे ग्रामीण विकास की जो रणनीति है आगे की, सरकार को वो बनाने में भी मदद मिलती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जब आप महत्व लिखेंगे तो आप बताएंगे कि छोटे और लघु सीमांत किसानों को कैसे लाभ हो रहा है ना, कैसे उपभोग में वृद्धि हो रही है, ग्रामीण उपभोग में, गरीबी में कैसे कमी आ रही है, बेहतर उपयोग कैसे हो रहा है, और ग्रामीण विकास में कैसे महत्व है इनका, इन सभी चीजों को, सभी पॉइंटों को आप जरूर बताइएगा। इस योजना से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं, तो क्या है, जैसे लाभार्थियों की किसानों की पहचान करने में कठिनाई, है ना, लोग छुपा लेते हैं अपनी आय को, है ना, और भी चीजों को छुपा लेते हैं तो बताते नहीं है। अनेक किसानों को लाभ मिल रहे हैं, कुछ वही बोला था ना मैंने अभी कि जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं और 10 के अगर भूमि के कागजों पर नाम है तो 10 के 10 को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से एक परिवार को 6,000 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन सरकार को देने कितने पड़ रहे हैं, 60,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। भूमिहीन या किराएदार किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो देखो क्या होता है, इधर समझेंगे अब आप, है ना, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि भूमिहीन या किराएदार किसानों के लिए कोई लाभ प्रावधान नहीं है इस योजना में। मान लो कोई खेती है, ये खेती है ना, और ये खेती है किसकी, कोई नाम दे लेते हैं, ये खेती है कालू की, ये खेती है श्याम की, है ना, श्याम की। श्याम इसका मालिक है और इस पर जो खेती कर रहा है वास्तव में, है ना, जो खेती कर रहा है वास्तव में वो कर रहा है कौन, राम। श्याम की खेती है और राम खेती कर रहा है। अब इसका लाभ जो है, बेनिफिट जो है योजना का, वो तो श्याम को मिल रहा है। इस योजना का लाभ जो है, बेनिफिट है, वो श्याम को मिल रहा है, लेकिन इस पर जो नुकसान या लाभ हो रहा है ना, वो राम उठा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फसल को नुकसान होता है, कुछ कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसका नुकसान तो राम को होता है, इस भूमि पर हो रहा है, और इस पर किराया भी दे रहा है वो, तो वो अलग दे रहा है। लेकिन उस पर जो वास्तविक लाभ, जो योजनाओं का लाभ हो रहा है ना, वो कौन उठा रहा है, श्याम उठा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ये जो वित्तीय सहायता है 6,000 मात्र, तो इतनी भी ज्यादा नहीं है, ये अपर्याप्त है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए थोड़ा। अधूरे भूमि रिकॉर्ड और भूमि विवाद जैसे क्रिया कार्यान्वयन मुद्दे, आज भी भारत में अभी बहुत सारे अधूरे भूमि रिकॉर्ड हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कतें होती हैं। बुनियादी ढांचे की कमी और कृषि बाजारों में अनिश्चितता ने कृषि उत्पादकता और कृषि आय की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बुनियादी ढांचे की कमी से मतलब ये है कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी किसानों तक पहुंचने के लिए, सड़कें, परिवहन, मंडी, है ना, इनकी बेहतर व्यवस्था नहीं है कि आसानी से उपलब्ध हो इन सब चीजों को। साथ ही एक चिंता और यह भी लिख सकते हो कि किसानों का कम जागरूक होना भी एक चिंता का विषय है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। कौन सा है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को अगला हमें समझना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपए मिलाकर किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। अब 4,000 रुपए से बढ़कर 6,000 को बढ़ाकर 6,000 रुपए का निर्णय, इस प्रकार किसानों को प्रति वर्ष जो है वो 12,000 रुपए मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है
कि भारत सरकार जो है वो 6,000 रुपये ऊपर से देती है ना, 6,000 रुपये भारत सरकार दे रही है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार जो है वह भी 6,000 रुपये दे रही है। इसको कहते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, का नाम इसको दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसकी सही योजना है? तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसी में 6,000 रुपये और मिला के दिए जा रहे हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन बहुत महत्वपूर्ण योजना है और यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भारत सरकार द्वारा 2010 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है एक तो, और एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती है उसका पूरा भार जो है केंद्र सरकार उठाती है, और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है उसमें केंद्र सरकार भी भार उठाती है, वित्तीय पोषण केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकारें भी करती हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मृदा उर्वरता मानचित्रों के आधार पर व्यापक मृदा प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना। तो मृदा उर्वरक जो है उसके मानचित्रों के आधार पर क्या करना है? मृदा प्रबंधन को अपनाना है, ताकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? किसान जो होते हैं ना, कभी मृदा की जांच नहीं कराते। उनको लगता है कोई बात नहीं, बारिश हो गई है ना, खेत सूखा, चलो बुवाई करके आते हैं, बो दिया, दवाइयाँ डालते हैं, है ना। मतलब ये नॉलेज नहीं है कि किस दवाई को कितना डालना है ताकि मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहे। मृदा प्रबंधन कैसे करना है, कौन सा खाद बुवाई से पहले कौन सा जैविक खाद डाला जाए, ये कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसके लिए हमें जागरूकता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अन्य चल रहे मिशनों के साथ मिलकर हमारे हितधारकों की क्षमता विकास करना और प्रभावी अंतर एवं अंतर विभाग समन्वय स्थापित करना, इसका जो है उद्देश्य है। योजना की विशेषता क्या है? तो यह जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है, जिसमें वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। सतत कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं तो उसको समझो थोड़ा सा। स्थान विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। कैसे स्थान विशिष्ट? मृदा एवं नमी संरक्षण के उपाय, व्यापक मृदा प्रबंधन और कुशल जल प्रबंधन प्रथाएं जो है इनको रणनीति में शामिल किया गया है। कौन कौन सी? स्थान विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणाली, मृदा एवं नमी संरक्षण, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और कुशल जल प्रबंधन प्रथाएं जो है इनको रणनीति में शामिल किया गया है। तो पूछा जाए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सबसे पहले हम बताएं उद्देश्य या विशेषताएं या गुण किसी भी योजना के लिखने हो तो एक पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है ना, आंसर राइटिंग करें। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना एवं किसानों को जो है लाभ पहुंचाना, ये उद्देश्य होता ही होता है हर एक कृषि से संबंधित जो योजना है ना, क्या होता। और दूसरा एक और लिख सकते हो आप जब भी आप लिखना चाहो, कृषि में स्थायित्व लाना, है ना, सतत विकास, कृषि में सतत विकास की प्राप्त करना। ये जो 2 पॉइंट हैं ऐसे। कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना, तो एक उद्देश्य आपको लिखना ही है हर एक आंसर में। योजनाओं के घटक जो सतत कृषि के लिए ये मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA योजनाओं के घटक क्या है? वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास करना है, राष्ट्रीय बांस मिशन भी इसके तहत शामिल है और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन भी इसके घटक के रूप में शामिल है। कार्यान्वयन की बात करें तो मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और मार्गदर्शन के लिए जो है रणनीति दिशा प्रदान करने के लिए कृषि और सहयोग सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो है गठन किया गया है। तो ये तो हमने महत्वपूर्ण 2 योजनाएं देखी। अब हम आते हैं छोटी छोटी विभिन्न योजनाओं पर। एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये जो है सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई? 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना शुरू हुई थी, 12 सितंबर 2019 को। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सारा वित्तीय भार कौन उठा रही है? केंद्र सरकार उठा रही है। PMKMY अंशदायी योजना है। छोटे और सीमांत किसान बहिष्करण मानदंडों के अधीन पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके योजना के सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं। इतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी दी जाती है।
18 से 40 वर्ष की आयु के बीच जो आवेदक हैं उनको 55 रुपए से 60 वर्ष की आयु तक पहुंचाने तक 200 प्रति माह PMKYC बुढ़ापे के दौरान किसानों की देखभाल कर रहे हैं रुपए प्रदान करती है। नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। ये एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसमें जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो, अगर उस समय से पैसा भरना चालू करते हो, है ना, उस समय से पैसा जमा करते हो तो आपको 55 रुपए, और अगर आप आगे 40 वर्ष की आयु हो जाती है आपकी और फिर पैसा जमा करते हो तो आपको प्रति माह जो है 200 रुपए जमा करने होंगे। एक प्रकार से बीमा योजना हम कह सकते हैं कि अभी आप जमा करो, फिर आपको पेंशन मिलेगी बुढ़ापे में 3,000 रुपए प्रति माह। कितनी? 3,000 रुपए जो है प्रति माह मिलेगी। जीवन बीमा निगम पेंशन फंड प्रबंधक है। तो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में फंड प्रबंधक कौन है, तो LIC है। और योजना के तहत तब तक 23.38 लाख किसानों को नामांकन जो है वो कराया जा चुका है। अब शुरू हुई थी 12 सितंबर 2019 को एक पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी? फसल बीमा योजना 2016 को एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो कब आई थी? 2016 में आई थी ये योजना। फसल बीमा योजना है, इतना ही याद रखो बस कि 2016 में आई थी और फसल बीमा योजना है। कृषि अवसंरचना निधि, कृषि अवसंरचना निधि AIF जिसे कहते हैं, इसने क्या किया? कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया था। क्या किया था? एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया था इस योजना के तहत, ताकि जो कृषि का बुनियादी ढांचा है उसमें निवेश जुटाया जा सके। AIF को देश के कृषि बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से पेश किया गया था इस योजना को, तथा कृषि अवसंरचना कोष ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से फसल के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से एक दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। तो ये ऋण भी प्रदान करती है ताकि जो है बुनियादी ढांचा जो है उसमें सुधार आ सके। अगली योजना है नए 10,000 FPO का गठन एवं संवर्धन। तो इस भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसानों के संगठनों को, कौन से संगठन? FPO किसान उत्पादक संगठन जो है के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की थी 2020 में। तो आपको याद रखना है कि जो नए 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं कब के लिए हैं? ये 2020 की योजना है, इतना ही याद रखना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, एक योजना है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। ये योजना जो है 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो है वो लाई गई थी। इसका उद्देश्य है कि जो मधुमक्खी पालन का प्रचार प्रसार है उसको बढ़ाया जाए ताकि मधुमक्खी पालन का प्रसार हो सके। इसे कृषि के 5वें इनपुट के रूप में मंजूरी दी गई है ना। साथ ही विश्व स्तरीय 4 अत्याधुनिक जो है वो शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 35 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है वो इनको भी स्वीकृति मिली है। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इसके तहत, मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे जो मधुमक्खी पालक जो होते हैं ना और जो उनकी फर्में होती हैं या संस्थान को चला रहे हैं, कंपनियां हैं, तो उनका पंजीयन कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, इसके क्या लाभ होंगे? तो रोजगार में इससे वृद्धि होगी, सीधा सा है ना, रोजगार, स्वरोजगार में वृद्धि होगी, लोग स्वरोजगार को अपनाएंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे तो स्वरोजगार में वृद्धि होगी। GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, और शहद का उत्पादन भी बढ़ेगा। ऐसी चीजों को आपको समझना है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित योजनाएं जो हैं ये उसमें शामिल है। यह योजना जो है फसल पूर्व और फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे निर्माण पर केंद्रित है, जो किसानों की गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बाजार सुविधाओं आदि की आपूर्ति में मदद करती है। राज्यों और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों के समूह के स्थानीय किसानों की जरूरतों, प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को लागू करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करता है। यह जो योजना है कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 2019-20 से
1524 स्टार्टअप का चयन किया गया है और स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए सहायता अनुदान के रूप में 106.25 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए थे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है ये योजना, तो आप सीधे से समझो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कृषि के लिए लाई गई थी, इसलिए ताकि जो मृदा है, आप मृदा स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं और अपनी मृदा की जांच करवाएं और कार्ड बनवा सकते थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, तो इसका लाभ आप ले सकते थे। ये सीधी सी योजना यही थी, इसको आप एक बार रीड कर लेना। प्रति बूंद अधिक फसल, यह योजना भी लाई गई थी और उपयोग को बढ़ाने के लिए जो है 2015-16 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल योजना शुरू की गई थी। कब? 2015-16 के दौरान। इसके माध्यम से जो है सिंचाई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया और जो वो होती हैं क्या, पाइप सी डाली जाती है फसल के बाजू से, जिसे हम ड्रिप और स्प्रिंकल जो है इनके वितरण के माध्यम से, कैसे वितरण के माध्यम से किसानों को प्रदान किए गए कम राशि में, ताकि जो किसान हैं वो इसका अधिकतम लाभ ले सकें और उत्पादन को जो है वो बढ़ा सकें। सूक्ष्म सिंचाई योजना भी आई थी। ये योजना क्या है? देखो, प्रत्येक बूंद अधिक फसल, प्रत्येक बूंद फसल का अधिक का मतलब ये होता है कि जो ड्रिप लगती है ना खेतों में, जो किसान भाई हैं वो जानते होंगे, जो ड्रिप होती है उसके माध्यम से जो जल है ना, बूंद है पानी की, वो वहीं गिरती है सीधे जहां पर फसल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इसमें जैसे मान लो ये है पानी की सटक गई हुई है, तो ये वहीं पर बूंद बूंद गिरेगा पानी जहां पर पौधा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया है प्रति बूंद अधिक फसल। अगली जो है सूक्ष्म सिंचाई निधि। क्या है? सूक्ष्म सिंचाई निधि। इसके तहत जो है राज्यों को संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। फंडित व्यवस्था के तहत नाबार्ड और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाई गई फंड की लागत की तुलना में 3% कम ब्याज दर पर क्या देते हैं? ऋण देते हैं। इसके माध्यम से जो सिंचाई साधन है ना, किसान उसको खरीद सकें, इसलिए योजना लाई गई थी। किसकी सह योजना है, किसके साथ मिलकर लाई गई है? तो नाबार्ड के साथ लाई गई है। परंपरागत कृषि विकास योजना भी चलाई जा रही है ना। और कृषि वानिकी, जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको याद रखो, कृषि वानिकी। कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। किस भूमि पर? कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की सिफारिश पर कृषि वानिकी की कल्पना की गई है। इस योजना को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि 2013 में लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसका लक्ष्य है कि 2000 माफ कीजिए 2000 बार बार मुंह में आ रहा है। मिशन का लक्ष्य है कि 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया है, इसमें उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज, मक्का, जौ और पोषक अनाज का उत्पादन बढ़ाना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्य सुरक्षा जो है उसे तो प्रदान करना ही है, लेकिन वो कब प्रदान कर पाएंगे खाद्य सुरक्षा? जब जाके उत्पादन हम बढ़ा पाएंगे। किन फसलों का? खाद्यान्न फसलों का। जिसमें कौन कौन सी फसल शामिल है? चावल हो गया, गेहूं, दालें, मोटे अनाज, इन सबको शामिल किया गया है। इसमें मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को भी बहाल करना है ना, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अल्टीमेट गोल जो है वो उत्पादन को बढ़ाना ही है। तो आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को भी याद रख सकते हो। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भी लाया गया था। जो तिलहन फसलें हैं उनको बढ़ावा देना है। पाम ऑयल की खेती जो है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2021 में केंद्र प्रायोजित योजना को लॉन्च किया, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम शुरुआत की गई। उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिशन ऑयल पॉम जो है वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पर लगाए गए हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन भी लाया गया है। बागवानी का मतलब ही होता है कि बागवानी में कौन सी फसलें होती हैं? फलों, सब्जियों, जड़, कंदमूल, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित फूलों, नारियल, काजू, इन सब की फसल जो है वो बागवानी के तहत आती है। तो इन सभी का उत्पादन जो है इसमें शामिल है। और योजना का नाम क्या है? एकीकृत बागवानी। मतलब एकीकृत का मतलब है कि इसी योजना के अंतर्गत सभी फसलें जो है शामिल हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख फसलें और योजनाएं थी, जो कृषि से संबंधित योजनाएं थी, उनको हमने
पढ़ लिया है। इसके आगे का कंटेंट जो है एक बार देख लेते हैं कि अगला टॉपिक जो कौन सा है वो हमें शुरू करना है। तो कृषि से संबंधित सरकारी पहल और योजनाओं को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है कृषि मूल्य नीति और विपणन नीति। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा मूल्य वर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण। उसके बाद जो है हमारा उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो शुरू करेंगे। कृषि सेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कृषि से क्वेश्चन जरूर, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हम देखेंगे अब कृषि मूल्य नीति। रिवीजन करते रहिएगा और आंसर राइटिंग करते रहिएगा साथ साथ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिजल्ट तभी निकल के आएगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। मिलते हैं फिर।